हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 10 साइंस का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के नोट्स कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले चैप्टर का नेम ही है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना एंड सांस जो है छोड़ना, बट ये नहीं होता है। वो होता है ब्रीदिंग। ठीक है, सांस इनहेल और एक्सलेशन प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन जब आप सांस ले रहे हो और वो जो हवा, वो जो ऑक्सीजन है आपकी सेल में जा रही है, ठीक है, और ब्रेकडाउन होकर, ठीक है, फूड के साथ ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज कर रही है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। या फिर जैसे ये सेल में हो रही है तो हम इसको कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास सेल होगा उसमें होगी ये रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट। अब दो टाइप के जो है रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ द, और एक एनारोबिक होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है और वो फूड के साथ मिल करके जो है ब्रेकडाउन हो करके एनर्जी को जब रिलीज करता है, तब हम इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मेन मकसद है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। एंड देखो, ग्लूकोज यानी फूड। ठीक है, आप इसको फूड कह सकते हो, आप फूड भी लिख सकते हो। फूड प्लस ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन कोई चीज़ तो है नहीं, फूड तो हाँ है, बट ऑक्सीजन कोई चीज़ तो है नहीं, इसलिए इसको एरो के ऊपर लिख रहे हैं। एरो के ऊपर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इन दिस प्रेजेंस, ये प्रेजेंट है उस टाइम पे। ठीक है, तो इसके प्रेजेंट में CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या रिलीज हो रही है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने बॉडी से रिलीज करते हो, वाटर जो कि आपकी बॉडी में बन रहा है, एंड एनर्जी जिससे आप जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करते हो। अब नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, जैसे यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन के मसल सेल हो गए, ये सब एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि हम जो है जब एक्सरसाइज करते हैं, ह्यूमन की मसल से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को उस टाइम बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बहुत सारा। जब हम रनिंग करते हैं तब बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है। अवर बॉडी रिक्वायर्ड द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो उस टाइम पे हमें उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई। ठीक है, तो उस केस में हमने यहाँ ह्यूमन मसल सेल इसलिए लिखा है। ओके, इन यीस्ट सेल। अब यीस्ट में कैसे होता है? यीस्ट में क्या होता है? ये ग्लूकोज है, अपना खाना है। ठीक है, बट खाना है हमारे पास, बट हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अब जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा खाना CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में नहीं टूट पाएगा। ठीक है, मतलब हाफ इसमें होगा, हाफ नहीं होगा। जैसे एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, किसके अंदर? एल्कोहल। ओके, बस यहाँ पर एल्कोहल कर लेना। ओके, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एनर्जी सब में ही रिलीज होती है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज अवर मसल्स रिस्पायर एनारोबिकली टू प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल सेल। हम इतनी तेज तेज सांस लेते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमारी एनर्जी जो फुलफिल है उसको जो है कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम इतना ज़्यादा सांस लेते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन जब इतना जल्दी ये प्रोसेस हो रहा होता है तो क्या ये वाला पूरा ऐसे सिस्टम बन पाता है एरोबिक वाला कि हाँ भाई फूड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा, टूटेगा, CO2 वाटर एनर्जी बनेगा? ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। अगर आपको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। इसीलिए क्या प्रोसेस होगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड क्या करेगा? हमारे बॉडी पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से पेन होने लगता है। जब आप इसमें ऑयलिंग करते हो तो ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे, जब आपने एक्सरसाइज कर ली, अब आप बहुत ही लंबी गहरी सांस ले रहे हो, तो इससे क्या होगा कि अब वो लैक्टिक एसिड को फुली जब मिलेगा ऑक्सीजन, तब वो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और रिलीज कर देगा एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अभी मैंने डिफरेंस बता दिया है, बट हम एक और बार देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाता है? आपका फूड एंड ऑक्सीजन। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेज लाइक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर। ठीक है, एंड ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग नहीं होती या रेस्पिरेशन में गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता। होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बट उसी के बीच में एक ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस भी होता है। ओके, अब हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? एटमोसफेयर से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट,
इनहेलेशन क्या होता है? द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड अ इनहेलेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है इन, जब हम ऑक्सीजन, ऐसी हवा जो ऑक्सीजन में रिच है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो हवा जब हम अंदर अपनी बॉडी के लेते हैं तो उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि रिब क्या हो रहा है, कभी अपवर्ड, आउटवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड कैसे है। तो यहाँ पर आप डायग्राम से समझना, ठीक है। जब आप सांस लेते हो तो ये जो आपका आप यहाँ से हवा अंदर गई, आप जैसे एक बार सांस लेकर भी देखो तो आपकी जो रिब्स है ना ये बाहर की तरफ फूल जाएंगी, बाहर की तरफ फूल। और यहाँ क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है जो कि एक तरीके से लंग्स इसके ऊपर रखा हुआ होता है, ओके। लंग्स इसके ऊपर ऐसे, ये जो है लंग्स का एक सपोर्ट होता है, ठीक है, दोनों लंग्स इसी के ऊपर टिके हुए होते हैं। अब क्या होता है, जब रिब्स ऐसे एकदम बाहर उभर के आती हैं तो यहाँ क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है, रिब्स ऊपर। इतनी चीज़ ध्यान से देखो, जब भी आपको नहीं याद आता ना ये, तो आप एक अच्छे से इनहेलेशन सांस लो, सांस लोगे तो आप देखोगे आपके रिब्स आउट मूव कर रहे हैं। तो जब आपके रिब आउट मूव कर रहे हैं तो डायफ्राम कैसे चला जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, जब आप सांस लोगे। और अब आप इसको कैसे याद कर सकते हो, इससे क्या होता है कि बीच में एक खोखला आ जाता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी, ठीक है। जब ये रिब ये डाउनवर्ड हो जाएगा एंड ये लंग्स आपकी ऊपर हो जाएंगी तो यहाँ बीच में एक चेस्ट कैविटी प्रेजेंट होगी, ये इंक्रीज करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत कम है, बट जैसे ही ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये कैविटी बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी, ओके। ड्यूरिंग इनहेलेशन जो डायफ्राम होता है मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ मूव करता है, एंड जो रिब्स होते हैं, रिब्स आपके रिब्स ये ऊपर की तरफ एंड एकदम आउट फूल जाते हैं, ओके। अगर पेपर में नहीं याद आ रहा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप इसको प्रैक्टिकली कर कर देखो, ठीक है। दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। इसकी जो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो डायफ्राम नीचे हो जाता है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, रिब्स जो होती हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करने लगती हैं। अगर आप आउटवर्ड भी लिखोगे तो सही है, ठीक है, अपवर्ड में थोड़ा सा नहीं है, ठीक है, आउटवर्ड सही है। तीसरा ये है कि दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी, और फिर जो है हवा जो है हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। यहाँ चेस्ट कैविटी में जो है इंक्रीज हो जाता है, जगह इंक्रीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन भी आता है कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में, एंड इसीलिए जो है आप एमसीक्यू की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको देखना मत भूलना। एंड प्लस मैंने बुक एनसीईआरटी बुक से भी रीडिंग करवाकर इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें एक एक चीज़ कवर हो जा रही है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है, लाइन है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हो तो आधा डाउट्स आपका उसी में क्लियर हो जाएगा। फिर अगर आप नोट्स देख रहे हो, ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगी पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को, एंड फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। अगर आपको और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट होता है। अब एक्सहेलेशन में क्या है, एक्सहेलेशन मतलब एग्जिट, एयर जो है बाहर निकल रही है, द गिविंग आउट ऑफ एयर। और ऐसा नहीं कोई भी एयर बाहर निकल रही है, एयर जो कौन सी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं, ओके। अब एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होता है, डायफ्राम मूव इट्स फॉर्मर पोजीशन। डायफ्राम जिस पोजीशन पर होता है उसी पोजीशन पर आ जाता है, मतलब इस पोजीशन पर, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आप बोल रहे थे डायफ्राम डाउन मूव करेगा। हाँ, जब डायफ्राम डाउन मूव करेगा ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरफ से ऐसे, ठीक है, ये। और ये थी पहले इसकी फॉर्मर पोजीशन। यहाँ चेस्ट कैविटी हो जाएगी, आप पहले इसमें देख रहे हो ना ये, और इसकी फॉर्मर पोजीशन ये, मतलब जहाँ पर वो पहले से प्रेजेंट था, लंग्स के ऊपर, लंग्स को सपोर्ट कर रहा था, वापस वहीं हो जाएगा फॉर्मल पोजीशन, उसकी पहले वाली पोजीशन। एंड रिब्स मूव डाउनवर्ड, और रिब्स जैसे थे वैसे हो जाएंगे। रिब्स पहले फूल कर आ रहे थे, आउटवर्ड आ रहे थे, ठीक है, अब डाउनवर्ड हो जाएंगे। डाउनवर्ड, डाउन मतलब इनवर्ड। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। इससे आपकी चेस्ट कैविटी की साइज भी रिड्यूस हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि जब इनहेलेशन कर रहे थे तो जो चेस्ट कैविटी की साइज है वो जैसे फूल रही थी, तो ठीक है, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जैसे ये चेस्ट कैविटी रिड्यूस होगी, जैसे ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, वैसे ही ये डायफ्राम क्या कर रहा है, एक तरीके से किसको पुश कर रहा है, एयर को पुश कर रहा है बाहर जाने के लिए, ओके। ये हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो आप वीडियो को वापस जो है रिवाइंड कर कर देख सकते हो। और नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज अ ब्रीदिंग रेट। एक टाइम पर जो 1 मिनट में बंदा कितनी बार सांस इनहेल कर रहा है एंड एक्सहेल कर रहा है, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। मैं बोल रही हूँ कि द नंबर ऑफ द टाइम्स पर्सन ब्रीथ, कितनी बार पर्सन ब्रीथ कर रहा है। ब्रीथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार इनहेलेशन ली, हाँ एक ब्रीथ हो गई, दूसरी बार एक्सहेल किया, एक ब्रीथ हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है।
एक इनहेलेशन किया और एक एक्सहेलेशन किया, तो मिलाकर ये क्या बन रही है, एक ब्रीथ बन रही है। अलग अलग नहीं होगा, एक साथ प्लस कर कर, ठीक है। एक मैंने एक सांस अंदर ली, एक सांस बाहर, उसी सांस को मैंने बाहर निकाला, तो ये मैंने ब्रीद, एक मेरा ब्रीद हुआ ये काउंट, ठीक है। फिर ऐसे ही 1 मिनट में मैं ऐसे कितने ब्रीद लेती हूँ, उसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट, व्हेन वी रिलीज, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो मैं इसको नोट्स में सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं, जितने भी ब्लू बॉक्सेस है सब कुछ। वेन वी रिलीज ब्रीद आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम, जब हम थोड़ी देर सांस रोक के एंड उसको रिलीज करते हैं, तो हम एक बहुत गहरी सांस लेते हैं। क्यों? हर क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। बट जब उसको वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए जो है लैक्टिक एसिड में ब्रेक करना शुरू कर देती है। बट जैसे उसको एक साथ वो ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना सारा ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ताकि वो जो लैक्टिक एसिड है वो जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाए। वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, ही और शी ब्रीथ फास्टर, वो हमेशा फास्टर ब्रीथ करता है, या फिर थोड़ी देर बाद सांस रोक कर आप फास्टर ब्रीथ करते हो, ऐसा क्यों? एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू अवर सेल, इससे क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन, जो हमारा सेल है उसको जो ऑक्सीजन पहले नहीं मिल पाया था, आपने सांस रोक के रखी थी, तो जो ऑक्सीजन उसको पहले नहीं मिल पाया था, और साथ में जो अभी का ऑक्सीजन उसको मिलना था, वो जो है उसके सेल को कंप्लीटली मिल पाए, इसलिए आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो। इट स्पीड्स अप द, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फूड है वो जल्दी से ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करे। ओके, वेन यू फील ड्राउसी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, जब आप ऐसे यॉर्निंग करते हो, ठीक है, जब आपको नींद आ रही होती है तो आप ड्राउसी फील करते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत धीरे धीरे सांस लेते हो? मतलब यहाँ तो आप बहुत तेज तेज सांस ले रहे थे हैविली, बट यहाँ आप धीरे धीरे क्यों लेते हो? ठीक है, ऐसा होता है क्या कि आपकी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, when we feel drowsy, our breathing rate slow down and we doesn't receive the sufficient amount of oxygen to produce the normal energy to work act as a certain time our cell needed rest. जब हम ड्राउसी फील करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो स्लो जाती है। ब्रीदिंग रेट मतलब हम धीरे इनहेल करते हैं, धीरे से एक्सेल करते हैं। वी डजंट रिसीव द, क्योंकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल एनर्जी। उतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में एनर्जी पहले से ही नहीं है तो हम ऑक्सीजन को कैसे कंज्यूम करेंगे? ओके, तो हमें क्या है, अगर आप उसी टाइम, अगर आपको अभी नींद आ रही है, अब आप खाना खा लोगे, तो खाना खा लोगे तो आप, और जो है एक लंबी गहरी सांस लोगे तो आपको एक एनर्जी सी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो आप यॉर्निंग, ड्राउसी फील करते रहोगे एंड धीरे धीरे आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है और कम सांस, ये जो ब्रीदिंग है और कम होती जाएगी, ब्रीदिंग रेट। ओके, नेक्स्ट, ये अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, कि हमारी बॉडी जो है, ये आपके सारा फिगर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी का ले रही हूँ, सारे फिगर्स आपको एनसीईआरटी के बनाने हैं, एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं। ओके, तो ये अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले ये क्या होता है, हर चीज़ का एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है। तो वैसे यहाँ पर जो हमारी नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल से एयर अंदर गई, कहाँ पर गई, नेजल पैसेज में, ठीक है। यहाँ पर पैसेज आपको दिख रहा है, रास्ता, ठीक है, यहाँ से गई, ये ओरल कैविटी है, ठीक है। इसमें जस्ट आपको, अगर आप इस डायग्राम को बनाते हो तो आपको ओरल कैविटी लिख देना है। ओके, क्यों यहाँ पर ओरल कैविटी क्यों बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? ठीक है, वो इसलिए बताया है, कभी कभी आप किससे सांस लेते हो, माउथ से सांस लेते हो ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ से पास होता है, ठीक है। ये हुआ, अब ये दोनों एयर आई। ओके, अब यहाँ पर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है उसको, यहीं से जो है आवाज़ निकलती है आपकी, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर होता है फेरिंग्स। बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि पहले फेरिंग्स आता है, पहले ट्रैकिया आता है। तो पहले फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स से ये पास करता है। अब जैसे ही आपकी हवा फेरिंग्स से पास करेगी, इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, एक विंड पाइप मिल जाएगी, एक फूड पाइप मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, हवा है तो विंड पाइप में ही जाएगी, तो अब ये हवा विंड पाइप में जाएगी। विंड पाइप में अब ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्यों प्रेजेंट होता है? ट्रैकिया इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि विंड पाइप जो है ऐसे कोलैप्स न कर जाए, सिकुड़ ना जाए। ओके, तो यहाँ पे अब ये ट्रैकिया से पास करेगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाने के बाद लंग्स में चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको दो तरीके के लंग्स दिख रहे हैं। एक में आपको ये बताया कि लंग के अंदर क्या होता है, और एक लंग्स में आपको ये बताया कि लंग के बाहर लंग कैसे डिज़ाइन होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप देख सकते हो कि ये लंग्स के ऊपर एक कवरेज होती है जिसको हम कहते हैं रिब्स, ठीक है। अब ये मत सोचना इस लंग के ऊपर नहीं होती, इस लंग के ऊपर भी होती है। लंग्स वर्ड यूज करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एयर नॉस्ट्रल से गई नेजल पैसेज से फिर इट ट्रांसफर इनटू द फेरिंग्स, देन इट इसको हम क्या कह सकते हैं, देन इट
फिर वही कहते हैं देन इट पासेस थ्रू द ट्रैकिया एंड जस्ट वेंट इनटू द लंग्स, लंग्स में गई लंग, फिर आप वो बता देना कि लंग्स जो है वो आउटवर्ड मूव करेंगे, डायफ्राम जो है डाउन मूव कर जाएगा। ओके, डायफ्राम को कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये डायग्राम है, बहुत ईजी डायग्राम है। ओके, यहाँ पर पेड़ के रूट बनाते हो ना, बस वही बना देना है, पर ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाने हैं, ठीक है, कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पर एक बार ये प्रोसेस समझ लेते हैं, ये पक्का आता है तो यह चीज़ आप लिख सकते हो। वेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नेजल कैविटी। देखो ये इनटू वर्ड हो गया, पासेस, वेंट, ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो नॉस्ट्रल पासेस टू द नेजल कैविटी, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो एयर है, जो हवा है, वो नॉस्ट्रल से कहाँ जाती है, फिर नेजल कैविटी में जाती है या फिर नेजल पैसेज में जाती है, फ्रॉम द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी, कैविटी बेसिकली होता क्या है, ये देखो यहाँ पर आपको खोखला सा दिख रहा है, बस यही है, ठीक है, जहाँ पर कैविटी, खोखला, हमारी कैविटी हो गई, मतलब हमारा दांत खोखला हो गया है एक तरीके से, ठीक है। तो फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर, अब नेजल कैविटी से एयर कहाँ पे पहुंच जाएगी, विंड पाइप में पहुंच जाएगी, या फिर आप कह सकते हो इट विल पास फ्रॉम द फेरिंग्स एंड रीच टू द विंड पाइप, विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। ओके, नेक्स्ट लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको टिक कर लो, ठीक है। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट में नहीं, चेस्ट कैविटी। दिस कैविटी सराउंडेड बाय द रिब्स ऑन द साइड, सिंपल सी बात है, जो जो डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है, एक बार आपने डायग्राम को जस्ट अपने जैसे एकदम अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर ये सारी लाइन्स आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, पूरा आंसर इसी से फ्रेम हो जाएगा कि when we inhale air it passes from the nasal passage and then will pass from the pharynx and reach to the windpipe या फिर ट्रैकिया, इट विल रीच टू द ट्रैकिया, देन इट विल पास टू द लंग्स, लंग्स में पास करेगी। लंग्स इज कवर्ड विद द रिबकेज, ठीक है, प्रोटेक्शन है एक तरीके से, रिबकेज से कवर होता है लंग्स, ठीक है। एंड ड्यूरिंग इनहेलेशन, फिर आप वो पूरा प्रोसेस लग दोगे कि इनहेलेशन के टाइम पर जो है हमारा रिब जो होता है वो आउटवर्ड मूव करता है, एंड डायफ्राम विच इज द लार्ज मस्कुलर शीट फॉर्म्स द फ्लोर चेस्ट कैविटी, जो कि एक तरीके से लंग्स को सपोर्ट करता है, लंग्स इसी के ऊपर रखे हुए होते हैं एक तरीके से। ओके, तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज, ब्रीदिंग की वजह से ही जो लंग्स और रिब केज जो डायफ्राम है इन सब की मूवमेंट होती है, ये सब हिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग का बहुत ईजी था, क्या था, कुछ भी तो नहीं था, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन था। जब भी आप नोट्स लिखना शुरू करते हो ना, तो आप स्टार्टिंग में लिख लिया करो कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसके बाद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन के टाइम पर हमारे रिब्स डायफ्राम क्या होता है, एक्सहेलेशन के टाइम पर रिब्स और डायफ्राम क्या होता है। उसके बाद है कि हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में बताया है जस्ट, और ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस हो गया, ब्रीदिंग रेट, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने लिख ली। अब यहाँ पर फिर ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या बताया, कॉकरोच का बारे में बताया, अर्थवर्म के बारे में जस्ट थोड़ा सा बताया है, फिश के बारे में बताया जो चीज़ आपको पता है कि गिल्स से सांस लेती हैं, एंड उसके बाद थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में बताया, प्लांट्स का भी आपको पता है, ठीक है, कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ, कॉकरोच का। तो चलिए कॉकरोच पे चलते हैं। और कॉकरोच जैसा बच्चों को कॉकरोच में एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कॉकरोच ऐसे स्मॉल ओपनिंग, कॉकरोच की बॉडी पर ना छोटे छोटे से ओपनिंग्स होती है, छोटी छोटी, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ इट। अब इसका स्टोमेटा नहीं बोल देना, ओके, ऑन द साइड्स ऑफ इट बॉडी, उसके, अब आप बोल के हमने तो कॉकरोच देखा लेकिन उसके बॉडी पर कभी ऐसे छेद नहीं देखे, तो वो उसके बॉडी के साइड में होते हैं। आप देखोगे उस ऊपर तो उसके विंग्स होते हैं, विंग्स के नीचे, ओके, वहाँ पर जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उसकी तरह ही जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी भी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, जिसको हम कहते हैं स्पायरिकल्स। किसको क्या कहते हैं, स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स आपको याद, अगर किसी को ये डेफिनेशन दे दो तो वो झट से बता देगा कि इसका आंसर स्पायरिकल है, बट स्पायरिकल की डेफिनेशन बोल दी जाए तो फिर बस इतना ही बोला जाएगा कि कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड अ स्पायरिकल्स। नहीं, कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड अ स्पायरिकल, या फिर आप ये चीज़ काट भी सकते हो, ठीक है, ये नहीं बस लाइक अदर इंसेक्ट तक, ओके। इंसेक्ट हैव द नेटवर्क। अब मैंने यहाँ इंसेक्ट वर्ड क्यों यूज़ किया है, मैं लिखती कॉकरोच लाइक अदर इंसेक्ट, तो वही मैंने लिख दिया कि इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, हैज़ अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड ट्रैकिया। अब बोलोगे अब ये ट्रैकिया कहाँ पर होता है, तो अब आपने कॉकरोच की बॉडी के अंदर तो नहीं देखा, तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर ऐसे नेटवर्क होता है, जैसे तार देखें, तार कैसे इधर उधर से कनेक्ट होते हैं, तो यही चीज़ ये देखो, ये कैसे है, ये ऊपर, ये सब क्या है, नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब। एयर ट्यूब मतलब जहाँ से हवा पास करेगी। अब जैसे छेद में से हवा गई, स्पायरिकल में से हवा गई, ये बहुत जैसे समझ लो ये बहुत छेद है, ठीक है,
इसमें से हवा गई, अब ये क्या करेगी, ट्यूब से, ट्रैकिया से पास करेगी, पूरी बॉडी को देगी, एंड फिर वापस जो स्पाइरिकल है, जो ओपनिंग है, उसी से वापस निकल आ जाएगी बाहर। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पाइरिकल, ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लेंगे अंदर, ठीक है, किससे लेंगे, थ्रू द स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से वो कहाँ जाएगी, एयर ट्यूब, एयर ट्यूब यानी ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी, ट्रैकिया के ट्यूब में जाएगी, ट्रैकिया की जो स्पेलिंग है वो आपको ध्यान से इसको लर्न कर लेना है। ट्रैकियल ट्यूब डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी, डिफ्यूजेस का मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मैंने क्या किया है, अच्छा यहाँ पटेटो मैंने छील के रख दिया, ठीक है, और इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब धीरे धीरे, और पटेटो के अंदर होल कर दिया है बहुत ऐसे बड़ा सा, तो अब देखो कि धीरे धीरे वाटर किसके अंदर चला जाएगा, पटेटो के अंदर चला जाएगा। अब वो कैसे गया, क्योंकि पोटैटो के अंदर भी छोटे छोटे ओपनिंग्स थे, तो ये वाटर उसके अंदर चला गया। तो वैसे ही क्या होता है कि जब एयर क्या कर रही है, ऐसे पोर्स के थ्रू, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू कॉकरोच की बॉडी में चली जा रही है, किसी भी इंसेक्ट की बॉडी में चली जा रही है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजेस। आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हो passes into the body tissue and reaches every cell of the body, और हर कोने सेल तक पहुंचाती है और फिर वापस स्पाइरिकल से ही निकल आती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरिकल। सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरी बॉडी में घूमेगा। बोलोगे वो कैसे, अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन गया अंदर, कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले बॉडी में थी, कॉकरोच की बॉडी में जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो इन सारे एयर ट्यूब से पास कर कर ओपनिंग से बाहर आएगी ना। तो बस वही चीज़ तो लिखी है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी और फिर स्पाइरिकल से बाहर आ जाएगी। ये दो पॉइंट्स तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें वर्ड यूज किया। देखो, ऑक्सीजन रिच एयर विल मूव इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स फ्रॉम द स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से ट्रैकियल ट्यूब में जाएगी एंड रीचेस टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये नोट्स इसलिए हैं ताकि जब इसको पढ़ो तो आपको एक ही बार में, जस्ट वन रिविजन में, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ओके, दिस एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट, नॉट एनी अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और किसी एनिमल के ग्रुप में ये फाइंड आउट नहीं होते, सिर्फ इंसेक्ट में ही आपको ये मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अर्थवर्म। द स्किन ऑफ द अर्थवर्म, आपने 6th क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो द स्किन ऑफ द अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन द टचिंग। जब आप अर्थवर्म का नीचे वाला स्किन टच करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, स्लाइमी होता है, ठीक है। तो वहीं से, ठीक है, वो जो मॉइस्ट आपको स्लाइमी नीचे सब्सटेंस दिखता है ना, वहीं से गैसेस पास होती है और बहुत ईजीली पास हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईजीली, ठीक है। तो अर्थवर्म में गैस एक्सचेंज कहाँ से होता है, उसकी जो स्किन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और स्लाइमी होती है, वहाँ से। ओके, अब फ्रॉग्स में क्या होता है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आई थिंक जो आप एक बार ज़रूर, आप जो MCQ है उसको एक बार ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है। चैनल पे सब अवेलेबल है सारे चैप्टर्स के। थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर्स ऑफ द लंग। अब फ्रॉग एक ऐसा जो है यहाँ पर आपको बताया गया है इस चैप्टर में, जिसके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही लंग्स होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह वो स्किन से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है, मतलब दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द स्किन, ठीक है। वो स्किन से भी सांस ले सकते हैं, वो अपने लंग्स से भी सांस ले सकते हैं ह्यूमन्स की तरह। उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट क्यों रहेगी, कि फ्रॉग मोस्टली कब आप देखोगे बारिश के टाइम पे निकलते हैं, उनको पसंद है, ठीक है, और वो रेन फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, तो इसलिए उनकी स्किन जो है मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जो है एनिमल है, ठीक है, जिसकी जो स्किन हो वो लंग से भी सांस लेता है एंड स्किन से भी सांस लेता है, तो उसका आंसर होगा फ्रॉग्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फिश हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स। गिल्स होती हैं फॉर ब्रीदिंग। यहाँ पर आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा है पता ही नहीं क्या बना दिया। अब देखो, एक डायग्राम मैं भी बना देती हूँ, ठीक है, जस्ट जो कि इतना अच्छा नहीं बनेगा। ये देखो, आप यहाँ से ऐसे बना दो, ठीक है, या फिश की आइज बना दो, ओके। एंड यहाँ पर क्या बनाओगे, अब आप देखो, गिल्स इसे भी कहते हो, बट यहाँ पर आपको गिल्स के अंदर का दिखाया हुआ है, ठीक है, कि गिल्स के अंदर कैसे होता है। तो इतना तो ईजी है, वो मेहंदी की डिज़ाइन नहीं होती, बस उसी की तरह बना दो, ऐसे कर कर ये ऐसे ऐसे बना दो, ओके, हो गया। और यहाँ पर जो फिश में बच्चे बनाते हैं ना छोटे छोटे, वो बना देना। बहुत इजी डायग्राम है, इसको बनाओगे तो आपको आपके मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। फिश हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ गिल्स, उनकी ब्रीदिंग के लिए। गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑन द स्किन, आप देख ही रहे हो प्रोजेक्शंस की तरह निकले हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब ऐसे जैसे फिंगर्स हैं आपकी। एंड आर वेल सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से सप्लाइड होने का ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये यूज़ किया गया, और अगर आप इसको अपने आंसर में यूज़ करते हो, ठीक है, तो 3 मार्क्स आपके हैं, 1, 2 एंड 3। तो
तो गिल्स क्या होता है, द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, और इसमें ब्लड से मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी अगर हवा को आपको पहुंचाना है पूरी बॉडी तक तो आप कैसे पहुंचाओगे, कुछ ऐसे अगर आपको पानी को अपने घर तक पहुंचाना है तो आप पाइप्स लगाते हो ना, तो वैसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है। अब नेक्स्ट है प्लांट्स रिस्पायर थ्रू द, प्लांट के बारे में बात करते हैं, बस प्लांट में इतना ही है, ये 3 पॉइंट्स। प्लांट रिस्पायर सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो किसका था, कॉकरोच का था, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, एक बार कॉकरोच का जरूर रिवाइज कर जाना, ठीक है। प्लांट रिस्पायर थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा, किसको नहीं पता ये कि प्लांट जो होते हैं उनके सर्फेस पे टाइनी सर्फे पोर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, वहीं से जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स थ्रू दीज पोर्स, इस ये जो स्टोमेटा होता है इसके ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से क्या करता है, एंटर करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। रूट्स ऑफ द प्लांट रिस्पायर, अब प्लांट की रूट्स भी सांस लेती हैं, वो कैसे लेती हैं, थ्रू द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में भी जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं उससे। इस तरीके का डायग्राम बना दोगे तो समझ लो फुल। ओके ओके, अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये रूट है, ये एक पेड़ का रूट है। अब यहाँ देखो ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, अभी देखो कितनी जगह है, तो रूट ने यहाँ से आराम से सांस ले ली, तो यही चीज़ ये थर्ड लाइन में लिखी हुई है कि रूट्स ऑफ द प्लांट रिस्पायर थ्रू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सॉइल, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब बात करते हैं कुछ बॉक्सेस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एयर अराउंड us has a various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. हमारे आसपास की जो हवा है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, पोलन्स हो गया। When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. हमारी जो नोज होती है ना, ये हमारी नोज कुछ ऐसे इस तरीके से होती है, ठीक है, ये हमारी नोज है, हमारी नोज में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो वो इसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है, द पार्टिकल्स गेट, ये क्वेश्चन कंफर्म है, इट्स कंफर्म के क्वेश्चन आता है कि वाई वी स्नीजेस, हम छींकते क्यों हैं, बिकॉज when we inhale there are some dust particles which may enter into our body, जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर सकती हैं। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आप लिख भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा काम तो खुद से करना चाहिए, ठीक है। when we inhale, तो जब some dust particles may get enter in our body, हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकती हैं, बट करेंगी नहीं, बिकॉज दे विल नॉट एंटर बिकॉज स्मॉल हेयर लाइक, आप कह सकते हो हेयर, इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, ओके, तो आप इसको हेयर लाइक भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो म्यूकस प्रेजेंट इन दीज हेयर्स विच प्रिवेंट इट, जो कि इससे प्रिवेंट करती है। और जब ये प्रिवेंट कर रही होती है तो जब मतलब ये डस्ट पार्टिकल्स जब इसको रोक रही होती है हमारी हेयर, तो हमारे को एक इरिटेशन सी होती है हमारे हेयर में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमको छींक आ जाती है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं कि बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी, हमारी नेजल कैविटी से जो हवा जा रही है उसके अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो वो ट्रैप हो जाएगा। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल मे गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, कभी कभी क्या होता है कि ये पास हो जाते हैं हेयर से, तो दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी। अब इससे क्या होता है, हमारी जो है नोज को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, एज अ रिजल्ट विच वी स्नीजेस, और इसी वजह से हम स्नीज कर जाते हैं। क्यों स्नीज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास कर जाते हैं, एंड दिस इरिटेट, ये वर्ड यूज, ये जरूर लाइन यूज करना, दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, ओके। Sneezing expels these foreign particles from the inhale air and a dust-free clean air enters in our body. अब छींक की वजह से क्या होता है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल मतलब जो कि बाहर से आए हैं, ऑक्सीजन के अलावा जिनको नहीं ज़रूरत है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, जैसे हम छींकेंगे तो वो एकदम से ऐसे निकल जाएंगे बाहर, ओके। टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज, क्योंकि जो आप फॉरेन पार्टिकल्स जो है यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, वो कोई और इंसान उसको ना छींक ले। अब वो फॉरेन पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, क्या पता आप कोई बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, ओके। अब ये कुछ बॉक्सेस है, बस जस्ट यही। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट अ रेस्ट ब्रीदिंग इन एंड आउट, अब इसमें आपको क्या लर्न करना है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कम से कम 15 या 18 बार सांस लेता है। ब्रीद में मैंने आपको बताया था इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों आ जाता है, ठीक है, तो कम से कम 15 से 18 बार 1 मिनट में, जस्ट 1 मिनट में सांस लेता है। ये कोई भी आपको एमसीक्यूज में दे सकता है, कोई भी आपको 1 मार्क वन वर्ड आंसर में दे सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो तब क्या होगा, मैंने बोला कि 1 मिनट में एक जो नॉर्मल इंसान है वो कम से कम 15 से या 18 बार सांस लेता है, ठीक है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो ये जो 15-18 है ये बढ़कर 25 हो सकता है, ठीक है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो 1 मिनट में, जस्ट इन 1 मिनट। When we exercise, not only do we breathe faster, we also take a deep breath and thus inhale more oxygen.
जब क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों कहते हैं लोग एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे क्या होता है हम एक गहरी सांस लेते हैं, मतलब एक लंबी सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन जाता है। तो ये कितनी अच्छी बात हुई। तो इसलिए कहते हैं कि आपको प्राणायाम करना चाहिए, मतलब आप एक तरीके से रेस्ट भी कर रहे हो और आप एक लंबी सांस ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, ताकि हम जल्दी जल्दी सांस लें। जल्दी जल्दी सांस लेने से क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में इनहेल कर पाएंगे। ओके, तो आपकी बुक में एक और बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है हमें प्राणायाम करना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो ब्रीदिंग चीज़ वो अच्छी हो। ठीक है, अब स्मोकिंग डैमेजेस लंग, इस बात तो आप सबको पता है कि स्मोक से लंग डैमेज होता है और स्मोक से कैंसर भी होता है। बट जब क्वेश्चन आ जाता है ना कि कौन सी बीमारी हो जाती है स्मोकिंग से, तो उसमें ऑप्शन होता है कैंसर, एथराइटिस और जैसे अस्थमा। तो बच्चे मोस्टली किसी और पे टिक कर जाते हैं, तो उस पे आपको कैंसर पे करना है कि भाई आप लोग सोचते हो कि स्मोकिंग से कैंसर कैसे हो सकता है, तो ये होता है। ओके, द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन। अब जब हम सांस लेते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम पूरा ऑक्सीजन ही सांस लेते हैं, पूरा ऑक्सीजन? थोड़ा बहुत तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले ही लेते होंगे, हमारे ऐसे नोज को एकदम थोड़ी ना पता है कि हाँ बस ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही लेना है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब हम सांस लेते हैं, जब हमारी लंग्स से, जब लंग्स में जो हवा पहुंचती है, ठीक है, जो हमारी इनहेल्ड एयर होती है, देखो एक ही चीज़ के कितने नाम है, इनहेल्ड एयर, ऑक्सीजन, ओके, या फिर ऑक्सीजनेटेड एयर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर एयर रिच इन ऑक्सीजन, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो हम 21% ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ, वो जो रेशियो बताते हैं ना, ये 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारी बॉडी अर्थ में, और ये नहीं बता रही हूँ। जब हम सांस लेते हैं तो हम 21% ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा सा ले ही लेते हैं। अब जब हम सांस एक्सेल करते हैं, यहाँ ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम, तो आप सबको लगता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिलीज करते होंगे। ठीक है, ये बात तो अभी तक पता लग गई है कि जब इनहेल करते हैं तो भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इनहेल करते हैं, बट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। बट जब हम एक्सहेल करते हैं तो यहाँ पर इट्स शॉकिंग रिजल्ट कि हम ज़्यादा जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखो हम कितना कम अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। तो एक डीप ब्रेथ लेना, डीप ब्रेथ मतलब एक गहरा आप इनहेलेशन कर रहे हो। आप क्या करते हो, इनहेलेशन तो कर रहे हो अच्छी तरीके से, ऐसे एकदम लंबी सी सांस ले रहे हो, बट आप जल्दी से उसको छोड़ देते हो। आपको उसको पूरी तरीके से अपने बॉडी से बाहर निकालना है। अगर ऐसा आप करते हो ना तो बहुत कम ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ज़्यादा ऑक्सीजन निकल जाता है अपनी बॉडी से। ओके, सो बस यहाँ पर ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें एक्टिविटी है एक यहाँ पर इंक्लूडेड, जो कि बहुत ईजी है। देखो आप ये लाइम वाटर लेना एंड इसमें ये स्ट्रॉ डालना एंड आप इसमें जो है ऐसे अपना सांस ऐसे छोड़ना माउथ से, जैसे आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, तो ऐसे माउथ से यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है। यहाँ पर आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है, टीचर के ध्यान पे करना है। ओके, तो टीचर के ऑब्जर्वेशन में करना है। तो जब आप CO2 रिलीज करोगे ना, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है कि जब भी लाइम वाटर को अगर थोड़ा सा भी CO2 मिल गया, और थोड़ा ही मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलेगा ना तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा भी CO2 मिल गया तो वो क्या होगा, ये पूछ लिया जाएगा आपको पक्का, MCQ में पूछा जाएगा या फिर 1 वर्ड में, कि तब क्या होगा। तो लाइम वाटर कैसे टर्न हो जाएगा, मिल्की, कैसे टर्न होगा, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, आपको ये पक्का लिख कर आना है। ठीक है, लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। अगर बहुत ज़्यादा CO2 पास करवा दिया तो ये जो है इसका कोई कलर नहीं बदलेगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो बस यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप, मेरे को लगता है कि आप जो है इसमें जो NCERT वाला है वीडियो वो भी देखोगे, प्लस नोट्स भी आप लिख रहे होगे एंड MCQ तो करना मत भूलना। ओके, वो बहुत इजी MCQs हैं, अगर आपको ऐसी और MCQs चाहिए, ठीक है, हाई लेवल के, तो आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।